नमस्कार। आज हम बात करेंगे परिधानों के बारे में। भारत में वस्त्र का प्रचलन अति प्राचीन काल से है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में प्राप्त मूर्तियां अलंकृत वस्त्रों से सज्जित हैं। भारतीय लोग मुख्यतः कपास से बने वस्त्र पहनते थे, जो स्थानीय कपास से बनाए जाते थे। भारत उन गिनी चुनी संस्कृतियों में से है जहाँ 2500 ईसा पूर्व और शायद उससे पहले भी कपास की खेती की जाती थी। इनमें से ऐसे वस्त्र देखने को मिलते हैं जिन्हें शरीर पर लपेटा जा सके, जैसे साड़ी, धोती, पगड़ी आदि का उदाहरण लिया जाए तो लगता है कि भारतीय परिधान अधिकांशतः शरीर पर लपेटे या बांधे जाते। खादी से लेकर सुवर्ण युक्त रेशमी वस्त्र, रंग बिरंगे परिधान, ठंड से पूर्णतः सुरक्षित सुंदर कश्मीरी शॉल भारत के प्राचीन कलात्मक उद्योग का प्रत्यक्ष प्रमाण थे, जो ईसा से 200 वर्ष पूर्व विकसित हो चुके थे। कई प्रकार के गुजराती छापों तथा रंगीन वस्त्रों का मिस्र में फोस्ताद के मकबरे में पाया जाना भारतीय वस्त्रों के निर्यात का प्रमाण है। परिधान का आविष्कार तो भारत में ही हुआ, लेकिन ग्रीक, रोमन, फारस, हूड, कुषाण, मंगोल, मुगल आदि के काल में भारतीय परिधानों की वेशभूषा में परिवर्तन होते रहे। हालांकि परिवर्तन के चलते कई नए वस्त्र में प्रचलन में आए और पहले की अपेक्षा भारतीयों ने इनमें खुद को ज्यादा आरामदायक महसूस भी किया। लेकिन अंग्रेजों के काल में भारतीयों की वेशभूषा बिल्कुल ही बदल गई। पैंट, शर्ट, कोट और जीन्स को हम आधुनिक परिधान कहते हैं, पाश्चात्य नहीं। आधुनिकता और पाश्चात्यता में फर्क है। औद्योगिक क्रांति के दौर में ऐसे कई परिधान, वस्त्र या ड्रेस विकसित हुए जिन्हें आज हम पश्चिमी सभ्यता की देन कहते हैं। हालांकि हर तरह के परिधान पहनने में किसी भी प्रकार का कोई गुरेज नहीं, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हम क्यों पहनते हैं वैसे परिधान जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते हैं। भाषा, भूषा, भोजन और भजन से ही हमारी पहचान है। मुगल और अंग्रेजों ने हमारे पहले भाषा बदली, फिर भूषा बदली और अब हम मुगल पाश्चात्य संगीत के दीवाने हैं। पिज्जा, बर्गर, कोला और बियर पी खाकर खुद को आधुनिक समझते हैं। बाजार से भारतीय व्यंजन, पेय पदार्थ और देसी तड़का लगभग गायब हो गया है। प्राकृतिक जीवन के सिद्धांत को देखा जाए तो पोशाक के संबंध में हमारे भारतीय मनीषियों को इसकी गहरी समझ थी। वे इसके मनोविज्ञान को जानते थे। वे प्रकृति के इस नियम को जानते थे कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वायु, सूर्य और प्रकाश का हमारी देह से जितना संपर्क होता रहे उतना ही अच्छा है। आजकल तो तंग वस्त्र पहनने का प्रचलन है। यदि कोई अधिक तंग वस्त्र पहनता है तो इससे रोम छिद्रों से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं की जा सकती, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा में मेलानिन का स्तर गिरने लगता है। यही नहीं, पुरुषों और स्त्रियों में कई रोगों का कारण ही ये तंग वस्त्र बन जाते हैं। जांघ या बाजू पर अधिक तंग वस्त्र तनाव, अवसाद, अनिद्रा, मोटापा, अल्सर आदि को बुलावा देते हैं। नाभि पर तंग कपड़ों से अफरा, गैस, कोलाइटिस, कब्ज, बवासीर आदि हो सकता है। छाती पर तंग वस्त्र हृदय रोग, श्वास फूलना आदि का कारण बन सकते हैं। त्वचा पर अत्यधिक रोम छिद्र होते हैं जिनसे कि त्वचा ऑक्सीजन लेती है। इसी तरह परिधान के संबंध में ऐसी कई बातें हैं जो यहाँ उल्लेखित की जा सकती है। खैर, अब हम बताएंगे कि हिंदू धर्म में प्रत्येक कार्य, मौसम आदि के लिए अलग अलग परिधानों का प्रावधान है। यदि आप उक्त परिधान या पोशाकों को पहनते हैं तो आपको अच्छा महसूस होगा। हालांकि हम यह भी बताएंगे कि अब कौन से परिधान या पहनावे प्रचलन से बाहर हो गए हैं। सिर का पहनावा। सिर के पहनावे को कपालिका, सिर स्त्राण, सिरावस्त्र या सिरोवेश कहते हैं। यह कपालिका कई प्रकार की होती है। प्रत्येक प्रांत में यह अलग अलग किस्म, नाम, रंग और रूप में होती है। राजा महाराजाओं के तो एक से एक स्टाइल के टोप, पगड़ी या मुकुट हुआ करते थे, लेकिन हम सामान्य जनों द्वारा पहने जाने वाले कपालिका के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि टोपी और पगड़ी में फर्क होता है। उन्होंने इस साफे को जड्डे में बदल दिया, जो कि उन्हें एक अलग ही पहचान देता है।
राजस्थान में राजपूत समाज में साफों के अलग अलग रंगों व बांधने की अलग अलग शैली का इस्तेमाल समय समय के अनुसार होता है। जैसे युद्ध के समय राजपूत सैनिक केसरिया साफा पहनते थे, अतः केसरिया रंग का साफा युद्ध और शौर्य का प्रतीक बना। आम दिनों में राजपूत बुजुर्ग खाकी रंग का गोल साफा सिर पर बांधते थे, तो विभिन्न समारोह में पचरंगा, चुंदड़ी, लहरिया आदि रंग बिरंगे साफों का उपयोग होता था। सफेद रंग का साफा शोक का पर्याय माना जाता है, इसलिए राजपूत समाज में सिर्फ शोकग्रस्त व्यक्ति ही सफेद साफा पहनता है। मांगलिक और धार्मिक कार्यों में साफा। आज भी मांगलिक या धार्मिक कार्यों में साफा पहने जाने का प्रचलन है, जिससे कि किसी भी प्रकार के रस्म रिवाज में एक सम्मान, संस्कृति और आध्यात्मिकता की पहचान होती है। इसके और भी कई महत्व हैं। विवाह में घराती और बाराती पक्ष के लोग यदि साफा पहनते हैं तो विवाह समारोह में चार चांद लग जाते हैं। इससे समारोह में उनकी एक अलग ही पहचान निर्मित होती है। टोपी। टोपी सिर का एक ऐसा पहनावा है जो कि अधिकतर भारतीय हमेशा पहने रखते हैं। जिस गांधी टोपी को गांधी टोपी कहा जाता है, गांधी जी ने उसे कभी पहना ही नहीं होगा। दरअसल यह महाराष्ट्र के गांव में पहनी जाने वाली टोपी है। इसी तरह हिमाचली टोपी, नेपाली टोपी, तमिल टोपी, मणिपुरी टोपी, पठानी टोपी, हैदराबादी टोपी और अनेक प्रकार की टोपियां होती हैं। कुर्ता एवं पैजामा। भारतीय सनातन संस्कृति का विशेष वस्त्र है कुर्ता एवं पैजामा। यह प्रत्येक प्रांत में अलग अलग शैली में पहना जाता है। कुर्ते को अफगानिस्तान में पैरहन, कश्मीर में फिरान और नेपाल में दौरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी, भोपाली, लखनवी, मुल्तानी, पठानी, पंजाबी, बंगाली हर कुर्ते की डिजाइन अलग अलग होती है। सलवार एवं कुर्ती। जिस तरह पुरुष कुर्ता और पैजामा पहनते हैं, उसी तरह महिलाएं कुर्तियों और सलवार के साथ चुनरी, ओढ़नी या दुपट्टा भी पहनती हैं। यह महिलाओं के लिए अलग से निर्मित होता है। पंजाबी शैली, उत्तर भारतीय शैली आदि विनिर्मित सलवार कुर्ती महिलाओं के लिए सबसे उत्तम वस्त्र माना गया है। जम्मू और कश्मीर में ठंड अधिक होने के कारण वहां की महिलाएं व पुरुष पैरहन पहनते हैं। यह पोशाक पहाड़ी इलाकों में काफी प्रसिद्ध है। कश्मीर की महिलाएं सिर को दुपट्टे से ढककर पीछे से बांध लेती हैं। हालांकि वर्तमान में कट्टरपंथ के चलते वहां कश्मीरियत को छोड़कर अरबी संस्कृति के पहनावे पर जोर दिया जा रहा है। सलवार नामक चौड़े पैजामे से पैर ढका रहता था, जबकि ऊपरी हिस्से में पूरे बांह की कमीज पहनी जाती थी। इसके ऊपर एक छोटा सा अंगरखा कोट होता था, जिसे सदरी कहते थे। बाहरी लबादी को जोगा कहते थे, जो नीचे टखनों तक जाता था। इसकी एक लंबी ढीली आस्तीन होती थी और एक कमरबंद होता था। सर की पोशाक एक छोटे कपड़े से ढकी छोटी चुस्त टोपी से बनी होती थी। इसी से पगड़ी बनती थी। कुर्ता और पैजामा पहनने से शरीर के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार दीप की ज्योति समान कवच निर्मित होता है। इसे पहनने से व्यक्ति आरामदायक अनुभव करता है। सेहत, शांति और मन की प्रसन्नता के लिए यह सबसे उत्तम वस्त्र है। कुर्ते सूती, ऊनी और रेशमी सभी तरह की सामग्रियों में मिलते हैं। कुर्ते के कई परिवर्धित रूप हैं, जिनमें शेरवानी, पठानी सूट इत्यादि प्रचलित। धोती। प्राचीन काल से ही भारत में पुरुषों द्वारा साधारणतः धोती, अंतरीय शरीर के निचले हिस्से में लपेटा हुआ वस्त्र, उत्तरीय शरीर के ऊपरी हिस्से में लपेटा हुआ वस्त्र, कमरबंद जैसा कि नाम से जाहिर है कमर से बंधा हुआ, और पगड़ी पहने जाते थे। अंतरीय कमर पर कायाबंद द्वारा टिकाया जाता था, जो कि अक्सर सामने से कमर के मध्य भाग में बांधा जाता था। महिलाएं धोती, साड़ी, स्तन पट्टा स्तनों को संभाले रखने के लिए पहनती थीं। उपरोक्त वस्त्रों की खासियत यह थी कि ये सिले हुए नहीं होते थे, लेकिन बाद में इन वस्त्रों को पहनने के तरीके में काफी बदलाव आए। सबसे पहले धोती के ऊपर के वस्त्र में बदलाव आया। उत्तरीय वस्त्र की जगह कुर्ता पहनने का प्रचलन हुआ। पहले पैजामे की जगह धोती पहनने का प्रचलन था। पुरुषों के लिए धोती एक ऐसा परिधान था जो उत्तर और दक्षिण भारत में एक साथ प्रचलित था। धोती को पहनने की स्टाइल अलग अलग थी। दक्षिण भारत में तो आज भी अधिकतर लोग धोती ही पहनते। पैजामे की अपेक्षा रेशमी धोती अधिक सात्विक मानी गई है।
इसे धारण करने से जीव की देह के सर्व ओर सूक्ष्म गोलाकार कवच निर्मित होता है। इससे जीव के लिए देवता के तारक मारक एवं सगुण निर्गुण दोनों तत्व ग्रहण करना सुलभ हो जाता है। उत्तर भारत में धोती को अब विशेष अवसरों पर ही पहना जाता है, जैसे किसी यज्ञ, पूजा या मांगलिक कार्य में। धोती सफेद रंग की ही होती थी, लेकिन अब अच्छे से काश्तकारी की गई रंगीन धोती भी प्रचलन में है। त्योहार, यज्ञ, उपनयन, विवाह, वास्तु शांति जैसे धार्मिक विधि के समय इसे पहना जाता है। हालांकि आजकल यह प्रचलन से बाहर। दक्षिण भारत में पहनी जाने वाली पोशाकें सूती वस्त्र से बनाई जाती हैं, जो काफी हल्की होते हैं। पुरुष लुंगी और कमीज के साथ अंग वस्त्र, कंधे पर रखा जाने वाला कपड़ा को लेते थे। साड़ी, यजुर्वेद में सबसे पहले साड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की संहिता के अनुसार यज्ञ या हवन के समय पत्नी के साड़ी पहनने का विधान है और विधान के क्रम में ही साड़ी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनती चली गई। पौराणिक ग्रंथ महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के प्रसंग से सिद्ध होता है कि साड़ी लगभग 3500 ईसा पूर्व से ही प्रचलन में है। हिंदू धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। साड़ी को कुछ क्षेत्र में साड़ी भी कहा जाता है। यह भारतीय स्त्री का मुख्य परिधान है। दक्षिण भारत में इसका ज्यादा प्रचलन है। दक्षिण भारतीय महिलाएं कॉटन और सिल्क से बनी रंग बिरंगी साड़ियां पहनती हैं। ये साड़ियां दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में रहने वाली अधिकतर महिलाएं पहनती हैं। केरल की महिलाएं सेट्टू मंडू भी पहनती हैं। पश्चिम भारत में सलवार कुर्ती का ज्यादा प्रचलन है, जबकि उत्तर भारत में दोनों का ही प्रचलन है। पूर्वोत्तर में भी साड़ी और इससे ही मिलता जुलता वस्त्र पहना जाता है। साड़ी को विश्व के सबसे लंबे और पुराने परिधानों में से गिना जाता है। मुंडुम नेरियथुम साड़ी केरल की पारंपरिक पोशाक है। दक्षिण भारत में महिलाओं के शरीर के निचले हिस्से को ढकने में इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से चला आ रहा है। मुंडू मूल पारंपरिक टुकड़ा है या कम कपड़ों की साड़ी का प्राचीन रूप है। पूर्वोत्तर भारत का पहनावा आपको अनोखा लग सकता है। मिजोरम की लड़कियां पुंजई नाम की पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। खास तौर पर इस ड्रेस को शादी और त्योहार के अवसर पर पहना जाता है। वहीं असम में महिलाएं मिखला, चादर या मेखल सदूर पहनती हैं। इसे दो हिस्सों में पहना जाता है। मेखला को कमर पर लपेटा जाता है और चादर को ओढ़ा जाता है। यहाँ के पुरुष धोती गमोशा अर्थात गमछा पहनते हैं। परिवर्तन, साड़ी पहनना और उसे शरीर पर संभाल कर रखना बहुत ही कठिनाइयों से भरा है। प्राचीन काल में महिलाएं अच्छे से गढ़ी गई चोली और छोटी स्टाइल का घाघरा ही पहनती थी, लेकिन कालांतर में इसके ऊपर साड़ी पहनने का प्रचलन शुरू हो गया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की मूर्तियों में पुरुषों और स्त्रियों के शरीर के ऊपरी भाग को अनावृत दर्शाया गया है। ये कमर के इर्द गिर्द साड़ी इस प्रकार लपेटे हुए हैं कि पैरों के बीच सामने वाले भाग में चुन्नटें बन जाती हैं। इसमें 12वीं सदी तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। भारत के उत्तरी और मध्य भाग को जीतने के बाद मुगलों ने जोर दिया कि शरीर को पूरी तरह से ढका जाए। घाघरा, घाघरे को पेटीकोट भी कहते हैं। इसे लगभग पूरे उत्तर भारत और नेपाल में भी पहना जाता है। इसे चोली और दुपट्टे के साथ पहनते हैं। साड़ी के साथ अंतर वस्त्रों में अधोवस्त्र घाघरा होता है, जिसके ऊपर साड़ी को लपेट कर कसा जाता है। हालांकि पेटीकोट के स्थान पर महिलाएं शेप वेयर पहनने लगी हैं, जो कि बहुत ही तंग होता है और ये नुकसानदायक भी बहुत हो सकता है। साड़ी पहनने के कई तरीके हैं, जो पारंपरिक मूल्यों और रुचियों पर निर्भर करता है। अलग अलग शैली की साड़ियों में कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, पटोला साड़ी और हकोबा मुख्य है। मध्य प्रदेश की चंदेरी, माहेश्वरी, मधुबनी छपाई, असम की मूंगा रसम, उड़ीसा की बोमकई, राजस्थान की बंधेज, गुजरात की गठोडा, पटौला, बिहार की तसर, काथा, छत्तीसगढ़ी कोसा रसम, दिल्ली की रश्मी साड़ियाँ, झारखंडी कोसा रसम, महाराष्ट्र की पैठणी, तमिलनाडु की कांजीवरम, बनारसी साड़ियाँ, उत्तर प्रदेश की तांची, जामदानी, जामवर एवं पश्चिम बंगाल की बालूछरी एवं कांथा, टंगैल आदि प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं। लहंगा,
घाघरा या आधुनिक स्वरूप है स्कर्ट और लहंगा। लहंगा जो महिलाओं के लिए पोशाक होती है, यह अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पहना जाता है। शहरों में डिजाइन वाले लहंगे, चोली और चुनरी एक साथ विवाह आदि समारोह में पहने जाते हैं, जो कि बहुत ही महंगे होते हैं। आमतौर पर महिलाएं कुर्ती के साथ लहंगा पहनती हैं। गरारा सूट। गरारे का जन्म लखनऊ में हुआ। यह भारतीय लहंगा, चुनरी और कुर्ती का एक अवध के नवाबों और तालुकदारों की पत्नियां इसे पहना करती थी। गरारा का घेर कमर से शुरू होता है और घुटनों तक इसमें छोटी छोटी प्लीट्स बनी होती हैं। इसकी वजह से घुटनों पर इनका घेर बढ़ जाता है। ट्रेडिशनल गरारे की एक टांग बनाने में ही 12 मीटर कपड़ा लगता है। इसे पहनने वाली औरतें सड़क पर महंगे सिल्क का पोछा लगाते हुए चलती थीं। बंडी। बंडी को कोटी भी कहते हैं। जैकेट, ब्लेजर, शेरवानी या कोट इसी का विकसित रूप है। बिना आस्तीन की एक प्रकार की कुर्ती को कोटी और बगलबंद नाम के पहनने के कपड़े को बंडी कह सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी बंडी पहनते हैं। हाफ बाह वाली महिलाओं की कोटी उनकी कमर के ऊपर तक ही होती है, जबकि पुरुषों की कोटी जंघा तक होती है। हालांकि बंडी का प्रचलन कब से शुरू हुआ ये बताना मुश्किल है, लेकिन जैकेट का प्रचलन 15वीं या 16वीं सदी में शुरू हुआ था। चमड़े की जैकेट अंग्रेज सैनिक पहनते थे। लुंगी, इसे सारंग भी कहते हैं। इसे कमर पर लपेटकर कसा जाता है। इसे कमर में लपेटने वाला बड़ा अंगोछा या तहमद भी कहते हैं। दक्षिण भारत में लुंगी प्रचलित है। खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इसका प्रचलन है। यह धोती का ही एक छोटा रूप है। धोती में कपड़ा ज्यादा होता है, जबकि लुंगी में कम। लुंगी आमतौर पर 2 प्रकार की होती है, खुली लुंगी और सिली लुंगी। लुंगी पहनने का प्रचलन बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में भी है। ये बहुत ज्यादा गर्मी और नमी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय पारंपरिक पोशाक है। लोग लुंगी पहनते हैं, ओढ़ते हैं, बिछाते हैं और रस्सी ना हो तो लुंगी को ही रस्सी बना लेते हैं। इस तरह लुंगी के कई उपयोग देखने को मिल जाएंगे। लोग लुंगी को पोछा भी बना लेते हैं। गाँव में महिलाएं इसे माथे पर रखने की चुमली भी बना लेती हैं। चुमली जिस पर घड़ा रखा जाता है। बहुत लोगों को लुंगी फैलाकर चंदा मांगते हुए भी देखा गया है।